हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं हम यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और हम पिछली कुछ क्लासों में मैथ के शानदार क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से समझ रहे हैं। ठीक है, इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए हम एक और शानदार क्लास आपके सामने लेके आए हैं, जिसमें हम बहुत ही आसान तरीके से PYQ में आए हुए क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और जिसने भी वीडियो नहीं देखी वो बहुत सारी वीडियो आपके अपलोड कर चुके हैं ना, वो वीडियो देख सकते हैं। और बात रही आपकी, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि लाइव क्लास आपकी बहुत ही जल्द होने वाली है। ठीक है, आप सपोर्ट कीजिए, बहुत ही जल्द हम आपके लिए लाइव क्लास लेके आएंगे। तब तक आप आज की क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, जो भी चैनल पर नया है चैनल को ज्वाइन कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलो आइए, है ना, एक क्वेश्चन था 390 जो आपको होमवर्क में दिया गया था। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं और फिर देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आइए पढ़ते हैं, है ना। एवरेज पे क्वेश्चन है, औसत यानी एवरेज पे ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, समझते आइए। हम जानते हैं कि एवरेज या औसत क्या होता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन फिर से समझ लेते हैं। औसत, औसत क्या होता है जी? औसत होता है जी योग अपोन में कुल संख्या या कुल नंबर, जो भी संख्या दिया हो, जो भी डाटा गिवन हो में, है ना जी, योग बटे में कुल संख्या। अगर हम योग की बात करें या सम की बात करें जी, योग या सम, है ना, क्या होता है जी? औसत मल्टीप्लाई संख्या, यानी टोटल संख्या जो भी संख्या में गिवन होगी। जानते हैं हम इस बात को, आइए समझते हैं। अब इसने क्या कहा, पहले 3 महीनों के लिए परिवार की औसत मासिक खर्च कितना है? 4,000 है। यानी पहले 3 महीनों में जी मासिक खर्च जो है परिवार का वो कितना है? 4,000 रुपए है। ठीक है, तो जी अगर हम 3 महीनों का टोटल निकाले जी, 3 महीनों का जो टोटल है वो कितना है जी? 12,000 रुपए। ठीक है, यानी 3 महीनों में जी कितना खर्च कर रहे हैं वो? 12,000, क्योंकि उसने कहा है जी 3 महीनों का औसत मासिक खर्च कितना है? 4,000। तो 3 महीनों में टोटल खर्च कितना होगा जी? 12,000। आगे कहा है जी अगले 4 महीनों के लिए कितना है? 4500। अगले 4 महीनों के लिए कितना है? 4500। यानी 4 महीनों में टोटल कितना खर्च हो गया? कितना? 45 चौका 180, यानी कितना? 18,000। ठीक है, कितना हो गया? 18,000। अब आगे क्या कहा? अंतिम 5 महीनों के लिए कितना कर रहा है वो? 5,000। यानी जी लास्ट जो 5 महीने बचे उसमें वो 5,000 रुपये खर्च कर रहा है। तो टोटल कितना किया? 25,000। टोटल कितना किया? 25,000। कितने महीने होंगे जी? 4 और 3 7 और 5 12, यानी टोटल होंगे 12 मंथ। 12 मंथ में उसने टोटल कितना बार ने खर्चा किया जी? टोटल कितना खर्च करा? 12 और 18 30, 30 और 25 कितना? 55, यानी कितना जी? उन्होंने 12 महीनों में 55,000 रुपये खर्च किए। ठीक है, आगे समझते हैं। कुल बचत 5,000 है, यानी 12 महीनों में उन्होंने बचाया कितना? सेविंग कितनी है? सेविंग कितनी है जी? सेविंग है 5,000। कितना? 5,000। औसत मासिक आय ज्ञात कीजिए, यानी अगर उसकी इनकम की बात करें तो इनकम कितनी हो जाएगी जी? उसकी इनकम हो जाएंगी 60,000। कितना? 60,000। यानी एक साल में 60,000 रुपए की इनकम है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो इनकम होता है वो क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग, यानी जितना खर्च किया और जितनी उसने सेविंग की। हमने निकाला जी 12 महीनों में 55,000 रुपये खर्च किए और वो सेविंग जो है उसकी कितनी है? 5,000। तो इनकम कितनी होगी जी? 60,000। अब क्या पूछा? मासिक आय, यानी हमसे पूछा गया है एवरेज इनकम, यानी कितना जी? 60,000। मासिक यानी 12, 12 पंजे 60, यानी कितना आ गया? 5,000। कितना? 5,000। तो मासिक आय कितनी होगी जी इसकी? 5,000, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी 5,000। बताओ, समझ आया? जिस बच्चे ने भी 5,000 आंसर दिया होगा उसका आंसर सही है। तो कितनी आई उसकी मासिक आय? 5,000 रुपये। ठीक है, समझ आया? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन 391 इसको पढ़ते हैं और बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 391 391 है ना। सभी लोग जवाब देंगे है ना। अपना कॉपी पेंसिल साथ में लेके बैठा करो और साथ के साथ सोल्व किया करो, ठीक है। और बताया करो आंसर क्या होगा। जो साथ में प्रैक्टिस कर लोगे वो ज्यादा आसान लगेगा आपको करना, ठीक है। आइए करते हैं, बताओ क्या कहा। यदि क्रिया मूल्य विक्रय मूल्य का 95% है। ऐसा सवाल हम पिछली क्लासों में भी कर चुके हैं ना, कि क्रिया मूल्य विक्रय मूल्य का इतना परसेंट है या विक्रय मूल्य क्रिया मूल्य का कुछ समथिंग परसेंट वो दे देता है, लाभ या हानि हमसे पूछ लेता है, ठीक है। आइए समझते हैं। कहा यदि क्रिया मूल्य विक्रय मूल्य का कितना है 95%, यानी ये हमसे कह रहा है जी सीपी जो है ना वो एसपी का कितना 95% है, यानी 95%। यानी जी सीपी अपॉन में एसपी कितना आ गया जी 95 बटे में, तो है ना। तो सीपी की वैल्यू कितनी होगी 95, एसपी की वैल्यू कितनी होगी। तो ये इसको थोड़ा सा ऑल्सो सोल्व कर सकते हैं। कितना है 19 पंजे 95 और 20 पंजे, तो यानी सीपी की वैल्यू अब कितनी है 19 और एसपी की वैल्यू कितनी है 20। क्या पूछा इसने हमसे, लाभ। यानी प्रॉफिट कितना हुआ जी, प्रॉफिट हुआ कितने का, प्रॉफिट हुआ 1 का, 1। अगर प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें, प्रॉफिट परसेंटेज है ना, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा जी, 1 का फायदा हुआ कितने पे 19 पे मल्टीप्लाई, तो यानी कितना 100 बटे में 19, यानी 19 पंजे 95, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 5 पॉइंट समथिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी। यानी कितना आएगा जी 5.26%। कितना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5.26%। बताओ ठीक है। कितना आया आंसर हमारा जी, ऑप्शन नंबर बी 5.26% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 392 392 इसको पढ़ो और बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। क्या कहा इसने, यदि कीमत 20% घटे और खपत 20% बढ़े तो खर्च कितना परिवर्तन होगा, ठीक है। अब इसने कहा जी मूल्य में या प्राइस में वैल्यू कितनी बढ़ जाती है 20%, तो खपत यानी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो, अच्छा प्राइस में कितना 20% घट गया तो खपत क्या हो गई हमारी 20% हमने बढ़ा दी, तो टोटल खर्च में कितना परिवर्तन हुआ हमें ये बताना। यानी जो खर्च होता है ना, खर्च जो होता है वो क्या होता है कीमत, यानी जो प्राइस में इंक्रीजमेंट हुआ जो भी वो कीमत गुणा में खपत, ठीक है ना। जो खर्च होता है वो क्या होता है कीमत और खपत। कैसे जी, हम कह रहे हैं घर में एक हफ्ते में 1 किलो चीनी इस्तेमाल होती है ना, और जो कीमत है उसकी वो कितनी है जी, हमने कहा जी 40 रुपए, तो जी खर्च कितना हुआ जी 40 रुपए हुआ। समझ आई बात नहीं आई जी, जितनी खपत है और जितने कीमत है उन दोनों का मल्टीपल ही हमारा क्या कहलाता है, खर्च कहलाता है, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन पास है। इसने कहा यदि कीमत को 20% घटाए, जी कीमत में 20% की कमी होगी। 20% हम जानते हैं कितना होता है 1/5, क्या की गई कमी, कमी। तो जी पहले वैल्यू 5 थी और घट के कितनी हो जाएगी 4, हम जानते हैं ना जी। पहले प्राइस जो था, प्राइस है ना, पहले प्राइस 5 था फिर घट के कितना हो गया 4, क्योंकि इसने कहा जी कीमत में 20% घट जाता है, लेकिन खपत जो है 20% बढ़ जाती है। अब की बार 20% यानी 1/5 क्या हो गया बढ़ गया, यानी अब जो हमारी खपत थी है ना वो कितनी थी जी 5 थी और कितनी हो गई 6। खपत क्या होगी बढ़ गई, कितनी 5 से हो गई 6। अब क्या पूछा इसने, टोटल खर्च पूछा। खर्च क्या होगा मल्टीप्लाई कितना जी 25 और 24। जी पहले 25 खर्च होता था, अब कितना खर्च हो रहा है 24। आई बात में नहीं आई,
पहले 25 खर्च होता था, अब कितना खर्च हो रहा है 24, यानी कितने की कमी आई, 1 की। कितने पे आई जी, 25 पे, है ना। 1 की कमी आई कितने पे, 25 पे, कितने परसेंट आई जी, तो यानी कितना 4%। कितना 4% की क्या आई कमी, यानी कितना, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। कितने की कमी आई जी, 4%, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बताओ, समझ आ गया, है ना। इसी तरह से आसान तरीके से हम सब क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे और करते चलेंगे। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 393, बताओ इसका आंसर क्या होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 393, बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो पढ़ते हैं। क्या कहा, एक व्यक्ति 3 किलोमीटर पूर्व और 9 किलोमीटर उत्तर चलता है, न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम डायरेक्शन के बारे में जानते हैं, है ना, कि ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, है ना, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट, है ना, ये हम जानते हैं। चलो अब क्या कहा जी, 3 किलोमीटर पूर्व जाता है, हमने माना जी कोई इंसान यहाँ पे है, इसने कहा 3 किलोमीटर कहाँ चला गया, पूर्व की दिशा। ठीक है, 3 किलोमीटर क्या चला गया, पूर्व की दिशा में। अब 9 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है जी, यहाँ से 9 किलोमीटर कहाँ चला गया, वो उत्तर की दिशा में। कितना, 9। क्या पूछी, न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी यानी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में न्यूनतम दूरी पूछी, हाँ है ना। यानी क्या बना, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, है ना। क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ठीक है, अब हमसे क्या पूछी, ये वाली वैल्यू पूछी हमसे, यानी हाइपोटेनस पूछा, ये परपेंडिकुलर मान लेते हैं और इसको बेस। क्या पूछा, एच। हम जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या होता है जी, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो कितना आया जी, पी की वैल्यू कितनी थी, 9, यानी 9 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर। कितना आया जी, 81 प्लस में 9, कितना आया 90, यानी जी एच स्क्वायर बराबर आया कितना, 90, यानी एच बराबर कितना आ जाएगा, रूट में 90। रूट में 90 का मतलब कितना है, 9 पॉइंट समथिंग, यानी 9 पॉइंट समथिंग कहाँ है, ये रहा, यानी कितना आएगा 9.48, 9.48 आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हम रूट 90 की हम वैल्यू निकालने लगे, है ना। हम जानते हैं कि रूट 90 जो है, मतलब 90 किसके स्क्वायर के बराबर होता है, पास है जी 9 के, है ना, यानी 9 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा होगा, 48%, है ना। तो यानी कितना 48, यानी कितना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर हम तब ज़्यादा निकालते अगर 9 पॉइंट समथिंग में 2-3 ऑप्शन होते, पर एक ही ऑप्शन में था, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, क्या होगा आंसर, डी। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो क्वेश्चन ही पूरा नहीं है, चलो इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 396, 396, इस क्वेश्चन को पढ़ो और करो, है ना। इस क्वेश्चन को लेके एक बच्चे का डाउट भी था, उसको भी आज हम दूर करेंगे। ठीक है, चलो करो सभी लोग। क्या आंसर होगा इसका, 396। क्या कहा इसने जी, 50,000 को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक पर निवेश किया जाता है, तो 1 वर्ष बाद ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी 1 वर्ष बाद जो हमारा ब्याज जो इंटरेस्ट होगा वो हमें बताना है कितना होगा। ठीक है, आइए समझते हैं।
इसने क्या कहा जी, ये कह रहा है जी प्रिंसिपल जो है हमारा वो कितना है, 50,000 है, ठीक है। और जो रेट है हमारा वो कितना है, 10%। लेकिन 10% रेट पे उसने कहा अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का मतलब है, हम जानते हैं जी 12 महीने होते हैं एक साल में। अर्धवार्षिक का मतलब है कि 6 महीने एक बार और 6 महीने एक बार, यानी 12 महीनों को दो हिस्सों में बांट दिया। अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा, यानी दो हिस्सों में उसने डिवाइड किया, यानी कितना हो गया, आधा। अब जब उसने कहा जी एक वर्ष है और अर्धवार्षिक वो ब्याज लेगा, यानी एक साल में कितनी बार लेगा जी, 2 बार लेगा, ठीक है। इसलिए हमने एक वर्ष को 2 से मल्टीप्लाई करा था और हमारी कितना टाइम्स आया था, 2 टाइम्स आया था। समझ आई बात नहीं, कि हम जब अर्धवार्षिक होता है टाइम को क्या कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई। जब हम कह रहे हो टाइम तो डबल हो गया, फिर रेट में क्या चेंज होता है, रेट क्या हो जाती है, आधी, यानी कितना हो जाएगा जी, 5%। समझ आई बात नहीं आई। जब भी ब्याज अर्धवार्षिक होगा हम टाइम को क्या कर देंगे, टाइम को क्या कर देंगे, डबल, और रेट को क्या कर देंगे, हाफ। रेट को क्या कर देंगे, हाफ, बस ये बात याद रखनी है। चलो, अब हमारा रेट कितना है, 5% है, यानी 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है जी, 1/20, 20 पंजे 100, यानी 1/में कितना होता है, 20, ठीक है। यानी हम जानते हैं कि जी 20 रुपए पर एक ब्याज मिलके कितने रुपए मिल रहे हैं मुझे, 21, और एक साल में कितनी बार लेगा वो, 2 बार, यानी फिर दोबारा लेगा जी 20 रुपए पर कितने रुपए मिलेंगे, 21। ये टोटल पैसे कितने हो गए हमारे, 400, और बन के टोटल कितने हो गए हमारे, 441। ये मेरा प्रिंसिपल है और ये मेरा अमाउंट है। यानी अगर 5% पर हम 400 रुपये देते हैं तो जी वो 2 साल 2 किस्तों के बाद या एक वर्ष में 2 बार है किस्त लेने के बाद वो 441 रुपये हो जाएंगे। सवाल में क्या पूछा गया कि जी, सवाल में पूछा गया है हमसे एक साल बाद ब्याज ज्ञात कीजिए, इंटरेस्ट पूछा है। हम जानते हैं प्रिंसिपल कितना है, 400, अमाउंट कितना है, 441। जो इंटरेस्ट होता है वो जानते हैं हम अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल होता है। अमाउंट कितना है, 441, प्रिंसिपल कितना है, 400, यानी कितने रुपए का ब्याज मिला, 41 रुपए का। कितने रुपए का ब्याज मिला, 41 रुपए का। अब इसने कहा था जी हमें मूलधन जो है ना, मेरा प्रिंसिपल कितना है, 5,000 है, यानी 400 की वैल्यू, 400 की वैल्यू कितनी है, 50,000। कितनी, 50,000। एक की वैल्यू कितनी होगी जी, 50,000 बटे में 400, और मुझे कितने की निकालनी, 41 की, तो 41 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 41 है ना, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 4 से गया कितना आ गया, 25, यानी कितना आया जी, 5 गुणा में 25 गुणा में 41। करो, 5 एकम 5, 5 चौक 20, फिर 25 से गुना करेंगे, 25 पंजे 125, और यानी 25 आ गया, और 25 दूनी 50 और 1 51, कितना, 5,125, यानी ऑप्शन नंबर ए, 5,125। अब सवाल को कभी कभी इतना भी नहीं करना चाहिए कि यूनिट डिजिट से देखे जी 5 है, 5 एकम 5, लास्ट में कितना आएगा, 5, तो लास्ट में एक ही ऑप्शन में 5 है, यानी ऑप्शन क्या हो जाता है हमारा, ए आंसर हो जाता। समझ आई बात नहीं आई, तो आंसर हमारा क्या हो जाता है, ए, ठीक है। ऐसे भी हम सवाल को कर सकते थे। ये बात समझ आई नहीं आई, कि जी जब अर्धवार्षिक होता है तो जी हम टाइम को क्या कर देते हैं, डबल, और जो रेट है उसको क्या कर देते हैं, हाफ। ये बात याद रखनी है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 398, 398, इसको पढ़ो, इसको बताओ। ये किसका, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ना, इसको पढ़ते हैं, स्टेटमेंट क्या होता है ना। एक तो बातें और समझेंगे इस सवाल पे, ये भी ब्याज के ऊपर, ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, ठीक है। चलो पहले समझते हैं फिर आंसर बताना। अब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में डिफरेंस समझते हैं एक बार, क्या होता है। हम साधारण ब्याज के बारे में बात करते हैं, यानी सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। क्या कहा जी, हमने कहा प्रिंसिपल हमारे पास 100 रुपये, हमने मान लिया जी 100 रुपये, ठीक है।
100 रुपए को हम जी और 10% के इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए दे रहे हैं। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। ठीक है, यानी कितना वर्ष? 2 वर्ष। ठीक है, अब जी हमने कहा प्रिंसिपल हमारे 100 रुपए है, वो हमने जी 10% की दर से 2 वर्ष के लिए किसी को ब्याज पे दे दिए गए। ठीक है, तो जी सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट होगा जी, हमने फॉर्मूला हम जानते हैं कि P गुना में R गुना में T अपॉन में तो होता है ना। यानी जो सिंपल इंटरेस्ट होगा जी 100 रुपए है, 10% से 2 वर्ष के लिए दिए गए, है ना। तो कितने आए? तो कितने जी? 20 रुपए। कितने रुपए आए? 20 रुपए। ठीक है, एक और बात समझनी है। हम कहे जी 2 साल के लिए ना निकाले, हम 1 साल के लिए निकालते हैं। अगर मैं 1 साल के लिए इंटरेस्ट निकालता हूं तो कितना आएगा जी? 100 गुना में 10 गुना में 1 बटे में, तो 0 से 0 कितना आया? 10। ठीक है, हम जानते हैं जी अगर मैं 1 साल के लिए निकाल रहा हूं तो मेरा जो इंटरेस्ट आया वो कितना आया? 10 रुपए। अगर मैं 2 साल के लिए निकाल रहा हूं तो मेरा इंटरेस्ट आया कितना? 20 रुपए। आई बात में? अगर जी हम 1 साल के लिए निकाल रहे हैं तो 10 रुपए आ रहा है, और 2 साल के लिए निकाल रहे हैं तो 20 रुपए आ रहा है। यानी हमें पता चल रहा है कि इसमें जो 20 रुपए है, 20 रुपए में 10 रुपए तो पिछले साल का है और 10 रुपए इस साल का है ना जी। 10 रुपए तो पिछले साल का ऐड हुआ और 10 रुपए दूसरे साल का ऐड हुआ। यानी क्या पता चला जी? जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हर साल क्या होता है? सेम होता है। समझ आई बात नहीं है? सिंपल इंटरेस्ट क्या है? हर साल क्या होगा? सेम होगा। और हमेशा किस पर निकाला जाएगा? अमाउंट पर। किस पर? अमाउंट का। यहां भी हमने अमाउंट पर निकाला, यहां भी हमने अमाउंट पर निकाला। यानी सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम होता है और किस पर निकाला जाता है? अमाउंट पर। ये बात समझ आई? बात नहीं आई? बताओ। ठीक है, दूसरी बात, यानी कथन क्या कह रहा था हमारा जी? साधारण ब्याज जो है वो मूलधन प्लस में ब्याज पर लगता है। यानी जी मूलधन और ब्याज पर लगता है जी? नहीं, है ना। अभी तो पढ़ा जी साधारण ब्याज जो है सिर्फ मूलधन पर लगता है, ब्याज पर नहीं लगता। तो ब्याज पर क्या लगता है फिर से समझते हैं ना। हमने कहा जी प्रिंसिपल था 100 रुपए, रेट हमारी फिर से 10% है, टाइम फिर से 2 साल है, लेकिन अब की बार सिंपल इंटरेस्ट ना होके कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी चक्रवर्ती ब्याज है। ठीक है, अब की बार क्या है? चक्रवर्ती ब्याज है। अब क्या कहा जी? हमने 1 वर्ष का निकाला, क्या इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट कुछ भी बताओ, है ना। पहले साल का चक्रवर्ती ब्याज और ब्याज, मतलब चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है, दोनों क्या होते हैं? सेम। यानी इंटरेस्ट क्या हुआ हमारा जी? 100 रुपए 10% से दर से 1 साल के लिए जो ब्याज मिलेगा वो हमें कितना मिला? 10 रुपए, है ना। कितना हुआ? 10 रुपए। अब ये चाहता है कि पहले मुझे ये बताओ जी 1 साल बाद अमाउंट कितना हुआ हमारा? 1 साल बाद जो मुझे 1 साल का ब्याज मिला 10 रुपए, तो अमाउंट कितना हुआ जी? तो आपका अमाउंट होगा जी 100 रुपए थे, 10 रुपए का ब्याज मिला, तो जी आपके होंगे 110 रुपए हो गए। ठीक है, अब ये कह रहा है जी 110 रुपए हो गए, लेकिन 110 रुपए अब जी एक दूसरी साल, तो ये कहने लगा कि दूसरी साल ना मुझे जो ब्याज चाहिए मुझे 110 रुपए पे चाहिए। जी आपने तो 100 रुपए दे दे, अरे 100 रुपए दे दे, लेकिन 10 रुपए तो मेरे को ब्याज पे मिले, यानी ये भी तो पैसे मेरे हुए। उन्होंने कहा जी हाँ, तो अब मुझे 110 रुपए पर ब्याज चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, अब 110 रुपए पर अगर मैं दूसरे साल के लिए ब्याज निकालता हूँ, कितना? 110 गुणा में 10%, और टाइम कितना होगा? 1 ही साल, क्योंकि 1 साल का तो ब्याज मिल गया ना, अब 1 साल का बचा कितने पर? 110 पर। तो कितना आया? 0 से 0 0 कितना? 11 रुपए। कितना? 11 रुपए। अब हमने देखा जी पहले साल का जो ब्याज था वो कितना था? 10 रुपए, और दूसरे साल का जो ब्याज था वो कितना था? 11 रुपए। जी 1 रुपया एक्स्ट्रा कैसे आया जी? जो 1 रुपया एक्स्ट्रा जो आया, यानी 10 रुपए प्लस में 1, जो ये 1 रुपया एक्स्ट्रा आया जी, 10 रुपए जो आता वो तो 100 पे आ रहा था,
जो 1 रुपया एक्स्ट्रा आया वो किस पे आया, वो ब्याज पे आया, यानी इसको जो ब्याज मिला था उसने उस पर भी ब्याज लगाया। समझ आई बात नहीं है, यानी उस पर भी ब्याज लगाया। यानी चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, यानी ब्याज जो मिला उस पर भी ब्याज लेना ही क्या कहलाता है, चक्रवर्ती ब्याज कहलाता है। यानी पहले साल जो उसे 10 रुपए ब्याज मिले थे, इसने कहा मुझे इस पर भी इंटरेस्ट चाहिए, है ना, मुझे इस पर भी फायदा चाहिए, तो इसने कहा जी इस पर आपको 1 रुपए का फायदा होगा। यही मिलके क्या बना, चक्रवर्ती ब्याज। यानी 2 साल का जो अगर सीआई की बात करने लगे, है ना, तो सीआई कितना हो जाएगा जी, 10 + में 11 यानी 21 रुपए। कितना, 21 रुपए, यानी 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 21 रुपए। समझ आई बात नहीं है, बताओ, है ना, कि जो चक्रवर्ती ब्याज है वो ब्याज पर भी ब्याज लगाता है, ठीक है, यानी, और जो साधारण ब्याज है वो सिर्फ मूलधन पर लगाता है। अब कथन को पढ़ते हैं। इसने कहा चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है। हाँ जी, अभी पढ़ा, बिल्कुल सही है कि ब्याज पर भी ब्याज लगता है। और ये साधारण ब्याज जो है वो मूलधन और ब्याज पर लगता है जी, नहीं, ये तो सिर्फ मूलधन पर लगता है, यानी कथन दूसरा क्या होगा, गलत। ठीक है, यानी कौन सा, फर्स्ट ट्रू और सेकंड फॉल्स हो जाएगा, पहला सही और दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बताओ, ये बात समझ आई आप लोगों को, नहीं आई? ठीक है, बहुत ही आसान और सरल भाषा में आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, चलो तो ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 546, क्वेश्चन नंबर 546, इसको पढ़ो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। 546 क्या होगा, है ना, पढ़ो और सॉल्व करो, है ना। बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को समझने वाले हैं हम इसको भी, है ना, सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल सरल भाषा में, है ना, सीधे सीधे जिस बात को आप आपस में जोड़ पाओ, सवाल के साथ जुड़ पाओ, उन्हीं शब्दों का या उन्हीं भाषाओं का इस्तेमाल करके, उन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करके हम सवाल को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। इसने क्या कहा जी, 300 ग्राम चीनी घोल में 40% चीनी है ना, हमारे पास ये 300 ग्राम का कोई घोल है ना, यानी घोल का मतलब क्या है, इसमें वाटर भी है और चीनी यानी शुगर भी है, हाँ है ना। चलो, इसे 50% बनाने के लिए कितनी चीनी मिलानी चाहिए। अब जी घोल में 50% चीनी होनी चाहिए, है ना, मान लेते हैं ना, कोई हमने ले लिया, इसमें हमने पानी भी डाल दिया और चीनी भी डाल दी, और जब डालने के बाद हम देख रहे हैं इसका जो वेट है या इसका भार है वो कितना है, 300 ग्राम है, 300 ग्राम है। और 300 ग्राम देखने के बाद हमने देखा कि जी इसमें जो वाटर है वो कितना है, 60%, और वो कितनी है, 40%, क्या, चीनी, है ना, इसने कहा ना 40% जी, 60% वाटर है और 40% क्या है, चीनी है। अब ये कह रहा है इसमें जी और चीनी डाल दो, है ना, कि जो 50% हो जाए, चीनी की मात्रा कितनी हो जाए, 50% हो जाए। चलो समझते हैं। इसने कहा जी इसमें जो शुगर है वो 40% है, तो जी वाटर कितना होगा, 60%, कितना होगा वाटर। तो जी चीनी की अगर मात्रा निकालने लगे, शुगर की मात्रा कितनी होगी जी, 300 का 40% कितना, 120। तो वाटर की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 300 माइनस में 120 यानी 180, या हम वैसे भी निकाल सकते हैं 60%, 36 18 कितना आएगा, 180। चलो, हमें पता लग गया कि जी शुगर की मात्रा जो है वो इसमें 120 है और वाटर की मात्रा कितनी है, 180, यानी जो 300 ग्राम हमारे पास मिलियन है उसमें क्या कहा जी, शुगर जो है वो 120 ग्राम है और जो पानी जो है कितना है, 180 ग्राम है। ठीक है, अब ये हमसे कह रहा है इसमें क्या मिलाना है, चीनी की मात्रा, चीनी की मात्रा मिलानी है, और कह रहा है 50% हो जाए। अगर कोई चीज 50% है, एक चीज, तो हम जानते हैं दूसरी भी चीज कितनी होगी, 50%, तभी तो 100% होगा, हाँ या ना। अब इस बात को ऐसे समझते हैं कि दो इंसान हैं, एक इंसान और एक दूसरा इंसान,
ठीक है, दोनों को बराबर हिस्से मिला के कहीं पैसे जमा करने हैं। ये कह रहा है कि मेरे पास 180 रुपए है ना, इसको कम तो करना नहीं, इसको बढ़ाना है। ये कह रहा है मेरे पास तो जी 120 रुपए है। इसने कहा जी इसको कितने पैसे और बढ़ाए जाए कि दोनों बराबर हिस्से में पैसे जमा कर पाए। जी इसको इससे 60 रुपए की और जरूरत है। कितने रुपए की? 60 रुपए की, क्योंकि 60 रुपए होते ही 180 रुपए इसके पास हो जाएंगे और 180 रुपए इसके पास है। यानी दोनों का हिस्सा क्या हो जाएगा? बराबर। दोनों का हिस्सा बराबर है, यानी 50% ये जमा कर रहा है और 50% ये जमा कर रहा है। यानी कितना और ऐड करना पड़ा इसको? कितना? 60। यानी अगर हमारे पास 300 था, बराबर हिस्सा करना तो कितना और ऐड करना पड़ेगा? 60। यही तो है। यानी जी 180 ग्राम पानी है और ये 120 ग्राम कितनी है हमारे पास? चीनी। यानी दोनों हिस्से बराबर करने के लिए जी इसमें 60 ग्राम चीनी और मिलानी पड़ेगी, तभी तो 180 ग्राम चीनी बैठेगी। और ये वाटर तो 180 ग्राम है ही। यानी दोनों का हिस्सा क्या हो जाएगा? बराबर। बराबर का मतलब क्या है? 50%। यानी ऑप्शन नंबर क्या आ गया हमारा? डी आ गया। ऑप्शन क्या आ गया हमारा? डी। बताओ। बताओ, समझ आ रही है बात? नहीं आ रही है ना? बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, बोलो। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 547 है ना। बताओ इसका आंसर क्या होगा? पढ़ो और जवाब दो सभी लोग कि क्वेश्चन नंबर 547 का आंसर क्या होगा। बताइए। हो गया? चलो भाई समझते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 547, इसने क्या कहा? एक अंगूठी का औसत भार कितना है जी? 10 ग्राम है, जिसमें सोना और तांबा 9.5 और 0.5 के अनुपात में है। 8 ग्राम की अंगूठी में तांबे का कितना होगा? यानी तांबा कितना होगा ये बताना है। यानी इसने कहा जी 10 ग्राम की कोई अंगूठी है, इसमें 9.5 ग्राम एक है और 0.5 ग्राम एक है। यानी क्या है? ये गोल्ड है और ये तांबा है, यानी कॉपर है। हाँ है ना? जिस 10 ग्राम की अंगूठी में 9.5 ग्राम क्या है? गोल्ड है और 0.5 ग्राम क्या है? तांबा है। अब ये हमसे कह रहा है कि जी 8 ग्राम की अंगूठी में मुझे बताओ कि तांबे की मात्रा कितनी होगी। अगर हम रेशो की बात करें, है ना, कि पॉइंट हटाया पॉइंट हटाया, है ना, यानी कितना आया? 19। या इसको रेशो ना बदले, हम ऐसे ही कर ले कि ये कितना है जी? 9.5 है और ये कितना है? 0.5। यानी दोनों को प्लस कर रहे कितना आ रहा है? 10 ग्राम ही तो आ रहा है। अगर हम कहें जी 10 ग्राम में कॉपर की मात्रा कितने परसेंट है ना जी? अंगूठी का भार कितना है? 10 ग्राम। जी 10 ग्राम में कॉपर की मात्रा कितने परसेंट है? तो जी हम निकाल सकते हैं कितने परसेंट है जी। पॉइंट हटाया 0, यानी कितना जी? 5% की मात्रा है। यानी अगर कोई अंगूठी बना रहा है तो उसमें कॉपर की मात्रा को वो 5% रख रहा है। ठीक है, हाँ जी। अब उसने कहा जी 8 ग्राम की अंगूठी है। अगर 8 ग्राम की अंगूठी है ना, तो जी कॉपर की मात्रा कितनी हो जी? कॉपर की मात्रा है 5%, यानी 5/100 कितना? 40/100, यानी कितना आ गया जी?
0.4 ग्राम। कितना? 0.4 ग्राम, यानी ऑप्शन नंबर बी, 0.4 ग्राम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बी। यानी उसने कहा जी 5 ग्राम, मतलब 10 ग्राम में 5% है, तो 8 ग्राम में भी 5% होगी। 5% कितना निकल के आया? 0.4 ग्राम। 0.4 ग्राम हमारा आंसर हो जाएगा। चलो, चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 548, इसका जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 548, क्या कहा इसने? एवरेज पे है ना, फिर से औसत पे क्वेश्चन आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 548 क्या कह रहा है? इसने कहा 7 संख्याओं का औसत कितना है? 36 है। 13 संख्याओं का औसत कितना है? 46। संयुक्त औसत ज्ञात कीजिए या हमें बताइए कि टोटल औसत क्या होगा। हाँ, है ना, सेम टू सेम अभी हमने पढ़ा था जी। योग यानी सम जो होता है वो क्या होता है जी? एवरेज मल्टीप्लाई नंबर। यानी सम जो होगा कितना? 13 इसका, यानी 13 गुणा में 36 S1। और दूसरा सम कितना होगा हमारा जी? 13 गुणा में 46। हाँ, है ना, यानी 7 संख्याओं का औसत 36 है, तो जी इनका योग कितना होगा? 7 गुणा में 36 कितना है? करो मल्टीप्लाई। कितना? 252 है ना। 7 6 42 और 7 21 और 4 25। अब इसको करते हैं ना, 13 6 78, 13 चौका 52 और 7 59। ठीक है, यानी इतना होगा। अब जी टोटल कितनी संख्या होगी जी? टोटल जो संख्या होगी या टोटल सम कितना होगा जी? सम होगा 252 प्लस में 598। कितना? 0 9 और 5 14 और 1 15, 5 7 और 1 8, कितना? 85। और टोटल संख्या कितनी होगी जी? 7 संख्या यहाँ है और 13 संख्या यहाँ, तो जी टोटल नंबर कितने होंगे? टोटल नंबर होंगे 7 प्लस में 13 बराबर 20। तो जी हमारा जो न्यू एवरेज आ जाएगा, ठीक है ना, जो न्यू एवरेज आएगा वो कितना आएगा जी? सम कितना था? 580, और कितना है ये? 850 था वो, और ये कितना है? 20। तो डिवाइड करा कितना है? 43 दूनी 42, 42.5। कितना? 42.5, यानी ऑप्शन नंबर सी, 42.5। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी आंसर हो जाएगा, है ना। ठीक है, कुछ नहीं करना। 7 संख्याओं का औसत जी 36 है, तो सम कितना होगा? 252। 13 संख्याओं का औसत कितना है? 46 है, तो सम कितना होगा? 598। तो टोटल औसत पूछा उसने, टोटल संख्या कितनी हो जी? 20। तो 20 से डिवाइड करा, सम को कितना? 850 को 20 से डिवाइड करा, कितना है जी? 42.5। चलो, क्वेश्चन नंबर 549। क्वेश्चन कौन सा? 549। इसको बताओ क्या होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 549, इसका आंसर क्या होगा? क्या पूछा इसने? इसने कहा जी एक बेडशीट की कीमत 400 रुपये है, 15% की छूट दी तो विक्रय मूल्य क्या होगा जी? SP, यानी 400 रुपये पे उसने 15% की छूट दी, डिस्काउंट कितना दिया? 15%। तो कितने रुपए में बेचा होगा उसने? 85 में। ठीक है, तो कितना? 85%, 0। तो कितना है? 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32 और 2 34, कितना? 340। कितना आया? 340, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? डी। कितना आ गया? 340। यानी जी 15% की छूट दी, यानी कितने में बेच रहा है वो? 85%। 85% निकाला, कितना आया? 340। चलो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अब 550, फिर से सेम क्वेश्चन है ना, मतलब ऐसा ही है कि 4 संख्याओं का औसत कितना है 12, 2 संख्याएं जिनका औसत कितना है 15, जोड़ दी जाती है तो नया औसत बताइए क्या होगा, बताओ तो जल्दी, है ना जी। जैसे पीछे था ना 7 संख्याओं का औसत था और 13 संख्याओं का था, इसी प्रकार से 4 संख्याओं का औसत दिया है और 2 संख्याओं का औसत दिया है, तो टोटल उसने नया औसत हमसे पूछा है क्या होगा। तो जी सम जो होगा वो 4 संख्याओं का कितना होगा, 12 गुणा में 4 यानी 48, कितना 48, और 2 संख्याओं का कितना होगा जी सम, 2 गुणा में 15 कितना 30, तो टोटल सम कितना होगा जी, टोटल सम होगा कितना 78, और संख्या कितनी होगी 4 और 2 6, तो जी एवरेज जो होगा वो 78 प्लस में कितना 6 कितना 13 यानी कितना हो जाएगा 13, है ना, यानी टोटल नंबर कितना है जी 4 प्लस में 2 है, ठीक है, इसलिए 6 से डिवाइड करा कितना आ गया 78, यानी कितना औसत आ गया ना 13, ठीक है, कितना आ गया 13। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 551, क्वेश्चन नंबर 551, बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 551 क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि एक संख्या 2/5 दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है, ठीक है, हम मान लेते हैं एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, इसने कहा एक संख्या का 2/5 जी, इसका 2/5, दूसरी संख्या का 2/3, ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, ठीक है, इसने कहा जी एक संख्या का 2/5 जी, x का 2/5, दूसरी संख्या y का 2/3 के बराबर है, उनका अनुपात पूछा है, यानी अनुपात का मतलब क्या है जी, x अनुपात y हमसे पूछा गया है ना, या x अनुपात y या x/y एक ही बात होती है ना, अनुपात में लिख सकते हैं। तो कितना आया जी x, इसको इसके अपोन में लेके आए y, 2/3, ये रिवर्स हो जाएगा यानी 5/2, 2 से 2 गया कितना आया 5/3, यानी कितना अनुपात आया जी 5:3, यानी ऑप्शन ए, कितना 5:3, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा ए। चलो क्वेश्चन नंबर 552 है ना, क्वेश्चन नंबर 552, ये हमें बताना है इसका आंसर क्या होगा, है ना, बताओ क्या कहा, एक घड़ी की लागत 800 रुपये है और 12.5% लाभ कमाने के लिए और 10% छूट देने के बाद अंकित मूल्य क्या होगा, यानी वो 12.5% लाभ कमाता है और 10% छूट देता है, छूट देने के बाद भी वो 12.5% लाभ कमा रहा है, तो उसने कहा जी मार्क प्राइस क्या होगा ये हमें बताइए, ठीक है, इसने कहा जी 800%, मतलब 800 रुपये उसका सीपी है, यानी सीपी कितना कहा इसने 800 रुपये, और जो प्रॉफिट है वो कितना आया जी, प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो 12.5% है, तो जी सेलिंग प्राइस क्या होगा इसका, हम जानते हैं सेलिंग प्राइस कितना होगा, हम मान लेते हैं जो सीपी जो है वो कितना होता है, हम मानते हैं 100%, यानी 100% की चीज को उसने 12.5% के लाभ पर बेचा, तो जी कितने पर बेचा होगा, उसने बेचा 112.5 में, हाँ है ना, यानी 112.5% पे बेच दिया, चलो ऐसे मान लेते, ठीक है, ठीक है, यानी अब उसने कहा हम मान लेते हैं जी मार्क प्राइस जो है वो कितना था x है और डिस्काउंट कितना दिया उसने 10%, तो जी उसने सेलिंग कितने रुपए में करी होगी, यानी उसने x के 90% पे सेलिंग करी होगी, हाँ है ना, ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, यानी सेलिंग प्राइस है 112% किसका 800 का, यानी 800 का 112.5%, दोनों सेलिंग प्राइस है, दोनों को बराबर रखा है ना, यानी जी 800 गुना में 112.5% बराबर कितना है
x गुणा में 90% के, परसेंटेज से परसेंटेज गया है ना, पॉइंट लगाया 10, 1 0 से 1 0 और यहाँ पे 1 0 से 1 0, यानी x की वैल्यू कितनी आई जी 8 गुणा में 1125 बटे में 9, 9 से कट्टा कितना है 125, 125 अट्ठे कितने होते हैं 1000, कितने 1000, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी। बताओ समझ आया नहीं आया जी। इसने कहा 800 रुपये को 12.5% के लाभ पे बेच दिया और 10% की छूट भी दी। जिस जो लाभ हुआ वो किस पे हुआ, सीपी पे। जो छूट दी उसने कहाँ पे दी, मार्क प्राइस पे, ठीक है ना। तो दोनों से एसपी निकाला, दोनों एसपी को बराबर रखा, सोल्व किया, आंसर आ गया। इसका एक मेथड और बताया था कि क्या जी, मार्क प्राइस और सीपी। जो मार्क प्राइस होता है वो क्या होता है 100 प्लस में प्रॉफिट, और जो सीपी होता है वो क्या होता है 100 माइनस में डिस्काउंट। यानी प्रॉफिट कितना आ जाएगा जी, ये आ जाएगा 112.5% और ये कितना होगा 90%। इसकी वैल्यू दी थी, यानी जी 90% की वैल्यू तो थी कितनी 800, तो 1% की वैल्यू कितनी होती जी 800 बटे में 90, और मेरे को कितना पूछा इसने जी 112.5%, यानी कितना जी गुना हो जाएगी 112.5%। इसको सोल्व करके कितना आया था 1000, कितना आया था 1000, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। बताओ समझ आया नहीं आया, है ना। दोनों तरीके से बताई। इस ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था, तब भी इस चीज को बताया गया था, है ना। चीजों को याद रखना है, आसान अपने आप लगती चली जाएगी। तभी तो कहते हैं बार बार चीजों को रिपीट करो। जो क्लासेस हो चुकी है आपकी उनको बार बार रिपीट करके देखो, ठीक है ना। कुछ ना कुछ नई 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 बातें तुम्हें समझ आने लगेगी। क्वेश्चन नंबर 553 है ना, क्वेश्चन 553, इसको बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 553 है ना, इसका बताओ क्या आंसर होगा। क्या कहा इसने, चीनी की कीमत 25% बढ़ जाती है, खर्च समान रहता है, तो खपत कितनी घटनी चाहिए। अभी हमने पढ़ा था जो खर्च होता है वो क्या होता है कीमत गुणा में खपत, है ना, कीमत गुणा में खपत। इसने कहा खर्च तो सेम है, खर्च क्या है सेम है, यानी एक्सपेंडिचर जो है उसका खर्च जो है वो कितना है सेम है, हमने रखा जी सेम है। यानी उसने कहा 25% बढ़ जाती है, 25% का मतलब कितना है जी 25%, यानी 1/4, यानी बढ़ गई, यानी 4 से कितनी हो गई वो 5, है ना। 25% बढ़ने का मतलब कितना है 4 से कितना हो गई 5, यानी जो हमारी जो प्राइस है वो क्या होगी 4 से 5 होगी। लेकिन जो खपत है वो क्या हो जाएगी, वो रिवर्स होगी, नहीं 5 से क्या हो जाएगी वो 4, क्योंकि जो हमारा एक्सपेंडिचर जो खर्च है वो कितना आना चाहिए जी 20 और 20, यानी सेम आना चाहिए। समान ही तो कहा इसने, यानी खर्च जो होता है वो क्या होता है समान, ठीक है। यानी इसने कहा कीमत जी बढ़ गई, है ना, 4 से कितनी होगी 5, तो वो कितना हो जाएगी 5 से 4। तो ये पूछा खपत कितनी घटी जी, खपत जो है वो 5 से 4 हो गई, एक घटी कितने पर 5 पे, गुणा में 100, 20 पंजे 100, यानी कितने परसेंट 20% की कमी आई। कितने परसेंट की कमी आई 20% की, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 554, क्वेश्चन नंबर 554। चलो ये क्वेश्चन आपका, आज को क्लास इतना ही रखते हैं ना, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा होमवर्क में, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, ये क्वेश्चन होगा आपका होमवर्क में, ठीक है। इसको अगली क्लास में देखते हैं और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना। जिसने भी पीछे
पुरानी क्लासें नहीं देखी वो जाके देख सकता है, जिससे आपको आने वाली आगे क्लासों में या आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, जिसको भी नोट चाहिए वो दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकता है और नोट ले सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई को ध्यानपूर्वक करते रहिए। धन्यवाद।